चलिए एक पॉइंट और है यहाँ पर, उसे देखिएगा। वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, इधर भी वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? एक और फॉर्मूला लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। उसी तरह से यहाँ पर भी फॉर्मूला लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के माइनस एम डॉट बी। मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट किया गया है और मैग्नेटिक डाइपोल म्यू से रिप्रेजेंट किया। एक बार ये सब सिमिलरिटी वाला पॉइंट था, क्या कोई डिसिमिलरिटी है? इज देयर एनी डिसिमिलरिटी? चलिए ध्यान देते हैं, यह एक निगेटिव चार्ज है और यह पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बात कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करती है। ये पॉजिटिव चार्ज से निकली और इधर निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करी, इधर से निकली इधर टर्मिनेट करी, फिर ये इधर से निकली इधर टर्मिनेट करी। ये हो गया। इसी तरह से मैं एक थोड़ा थिक कॉइल दिखा दूं आपको। एक कॉइल ले लें, से करंट इधर से अंदर गया इधर से बाहर आया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होना? ऊपर की तरफ ये ऐसा सीधा है, फिर अगला मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा, इधर से निकला ऐसा वापिस है। क्लोज कॉइल, बात समझ में आई? यदि यहाँ पर हम लोग इसे एक डाइपोल जैसा ही मान लें, इसे नॉर्थ और इसे साउथ कर दें, ये पॉजिटिव से निगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जबकि यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन। डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव यानी माइनस जे, और यहाँ डाइपोल के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव प्लस जे। और इस डाइपोल के बाहर दोनों का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन अंदर में डिफरेंस है। दैट इज रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रेड मार्कर, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल अज्यूम कर लिए हैं, इसलिए होता नहीं, इसी से सिमिलरिटी में लाने के लिए बस अज्यूम कर लिए। रेड मार्कर हल्का सा डॉटेड लाइन मान करके चलिए, ये होता तो है थोड़े ही। हम मान लिए कि अगर हम इमेजिन करते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल ऐसा हो, है तो करंट कैरिंग कॉइल ना, जो ब्लैक कलर से कॉइल नजर आ रहा है वही मैग्नेट है, ब्लू कलर से उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजर आ रही है। जो मैग्नेट है वो ये है, ये करंट कैरिंग कॉइल। स्कूल में सिखाया भी गया होगा कि एक रॉड पर ऐसे बहुत सारे कॉइल कर दो और उसे करंट पास कर, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाता है।
तो अगर मैं इस करंट करीब कॉइल को एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलूं तो बिल्कुल बोल सकता हूं, और यह एक डाइपोल के जैसा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल बाहर में बिल्कुल एक जैसे देखेंगे, लेकिन अंदर में डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसमें प्लस जे है और इसमें माइनस जे, अपोजिट, और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो रेड कलर से जो बनाया गया वो महज इमेजिनेशन है। भाई अगर बार मैग्नेट हम मान लें कॉइल को, या डाइपोल मान लें, तो क्या, क्योंकि सारे फार्मूले तो आप डाइपोल के जैसा ही लिखे हैं। और यदि मान भी लें, इमेजिन कर लें, है नहीं पर इमेजिन कर लीजिए, तो इसीलिए उसको रेड से लिखा है। बिहेवियर ऐसे डाइपोल का या कॉइल का बिल्कुल एक जैसा, सिवाय इस बात के कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस जे है, इसका डायरेक्शन बीच में प्लस जे, बाहर में तो सेम टू सेम। रेड से इमेजिनेशन करके बनाया गया है कि ये इमेजिनरी मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज मिलके एक डाइपोल बना ना, वैसे ही यहाँ पर भी आप एक डाइपोल मान लीजिए, सिंगल लाइन कर लीजिए अगर आप डाइपोल मानना चाहिए। ये रेड हटा दिए, फिर से बनाता, यह एक प्लस चार्ज के जैसा नॉर्थ मान लीजिए और माइनस चार्ज के जैसा साउथ मान लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी क्लोज लूप बनाती है। ये हम नहीं बोल सकते कि नॉर्थ से निकल के साउथ में पूरा जा रहा है इसमें, कि वो हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं, कहाँ से शुरू हुए कहाँ खत्म हुए ऐसा कुछ नहीं। और इसके बाहर बिहेवियर सेम है लेकिन अंदर में अपोजिट है। ये जो डायरेक्शन है ये प्लस जे, और यहाँ जो डायरेक्शन है ये माइनस जे है। फिर से देख लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, फील्ड लाइन यहाँ चल रहा है। अगर यह नॉर्थ, यह साउथ, पर इसमें फील्ड लाइन ऐसा ही रहता है, दोनों उल्टा हुआ ना। मैग्नेट के अंदर बात किया जाए, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज होती है, साउथ से निकले कि नॉर्थ से निकले उससे मतलब नहीं। ये यदि ऊपर जा रही हैं, इधर से आ रही होंगी तभी आ रही। यदि समझ आ गया बच्चों तो आगे बढ़े। तो डिफरेंस कहाँ है, डाइपोल के बाहर या अंदर, आउटसाइड में है या इनसाइड में, अंदर में है, इनसाइड में। समझ में आ गया। और डायरेक्शन को केवल लेकर के, और कोई डिफरेंस नहीं। चलिए हटा दें यहाँ पर। ये बात तो समझ गए कि यदि टॉर्क लगेगा तो वर्क और ये पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो इसमें कहना है इनका करंट का डायरेक्शन सेम करें तो पॉजिटिव चार्ज के जैसा नॉर्थ पोल लेते हैं, निगेटिव चार्ज के जैसा साउथ पोल लेते हैं। यदि करंट का डायरेक्शन लीजिएगा तो यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा। यहाँ भी पोलरिटी बदलनी पड़ेगी, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव करना।
पॉजिटिव चार्ज के सिमिलर आप नॉर्थ पोल मानते हैं और निगेटिव चार्ज के सिमिलर आप साउथ पोल मानते हैं। यदि इसमें करंट उलट देंगे तो यहाँ भी डाइपोल को उलट दें, मतलब यहाँ उलट दे यहाँ ना उल्टे, ऐसा नहीं है। यहाँ साइंस है, यहाँ एकदम जो बात है वो यही है। अगर इसको समझने में गलती आ रहा है, कुछ आपको ऐसा पॉइंट मिल रहा है, मान के चलिए कुछ मिस हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक बात मिस हुई है, फिर से समझ लीजिए। जहां पर आप प्लस चार्ज रखेंगे उसकी सिमिलरिटी आप नॉर्थ से दिखलाइएगा, जहां माइनस चार्ज रखेंगे उसकी सिमिलरिटी आप साउथ से दिखलाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? अब कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क कर लेते हैं। टॉर्क ऑन कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल का मतलब क्या हो गया? डाइपोल। मान लीजिए यह एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप एक करंट कैरिंग कॉइल रख देते हैं ए बी सी डी। इसका साइड लेंथ एल है और यह विड्थ डब्ल्यू। करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई है। हम लोग लिख सकते हैं करंट कैरिंग कॉइल of length L and width W is kept in a uniform magnetic field. आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए फोर्स के लिए बात करते हैं। ए बी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, देख लीजिए। दैट विल बी जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि इससे जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक्स एक्सिस के हैं। थीटा जीरो है, सही बात। यहाँ पर यह थीटा 90 डिग्री। आई एल क्रॉस बी, मैग्नेटिक करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा बताइए? माइनस के सही जवाब है द्विवेदी जी का, राजा राय का भी सही जवाब है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज दिस, फोर्स ऑन वायर बी टू सी। क्लियर हो गया?
इसी तरह से यदि हम लोग देखते हैं फोर्स ऑन CD, दैट विल बी अगेन 0, क्योंकि यहाँ पर एंगल मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर के बीच में 180 डिग्री, साइन 180 फिर से 0 हो जाए। और यदि फोर्स लिखा जाए DA के ऊपर, यह फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ILV, लेकिन डायरेक्शन करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, K कैप, वेरी गुड। फोर्स B से C पे लगने वाले वायर और DA के बीच में लगने वाले वायर, यानी कि यहाँ पर देखें तो यह फोर्स इधर लग रहा है, ये दोनों कपल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, ध्यान दीजिए। दे आर फॉर्मिंग अ कपल, और जब कपल फॉर्म कर रहे हैं तो इस डिस्टेंस से और फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क निकल जाएगा। देयरफॉर टॉर्क ऑन कॉइल क्या निकल जाएगा, तो किसी एक से डिस्टेंस ले लेंगे, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम, it will rotate about this axis, it will rotate in this direction J cap। ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये क्या हो गया I, और ये माइनस K, डायरेक्शन इज J cap। I इंटू एल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, लेकिन L इंटू डब्ल्यू एरिया वेक्टर। अब करंट कैरिंग कॉइल का डायरेक्शन बाहर की तरफ, म्यू, और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो म्यू क्रॉस बी ऊपर ही हो जाएगा। ये डायरेक्शन करंट कैरिंग कॉइल का यानी मैग्नेटिक मोमेंट का, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा टॉर्क का, ठीक है। ये डायरेक्शन म्यू, करंट कैरिंग कॉइल, करंट इधर, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये डायरेक्शन टॉर्क का, M क्रॉस B। पहले इसे समझ लीजिए, यदि लिख लिए हो तो एक बार और समझाएं इसे। यह एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो ब्लैक लाइन से नजर आ रहा है, इसमें ब्लू कलर से एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया गया है, ABCD, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी लेंथ तो हो गई B से A वाले पार्ट में या BC पार्ट में L, और AB पार्ट का विड्थ W दिया। अब A से B जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसलिए उसको फोर्स दी। C से D जो वायर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल, इसलिए उसको भी फोर्स दी। यह जो वायर B से C हो गया ऐसा करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स ही होगा। समझ में आया? ये दिया गया माइनस के। इसी तरह से DA नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स आउटवर्ड। आई होप ये क्लियर हो गया। बहुत जगह यूज होता है, डीसी मोटर के कॉन्सेप्ट में भी यूज होता है। यह कॉइल निकल गया म्यू क्रॉस, यूज पर आएंगे, अभी ये समझ लीजिए तो फिर आगे बात।
कॉपी हो गया बच्चों? तो इसे हटा दे। इस तरह से अगर टॉर्क लग गया तो थोड़ा सा अगर कॉइल को टर्न करना है तो वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? बोलिए, यदि कॉइल को थोड़ा टर्न करना है तो वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? इस हालत में इस कॉइल का फाइनल स्टेटस क्या होगा? कि हमेशा ऐसा ही रहेगा? होगा क्या इस कॉइल के साथ? अब ये आपका कॉइल ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, तो टॉर्क तो लग रहा है। तो टॉर्क का काम होगा कॉइल को बिल्कुल ऐसे कर देना ताकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक मोमेंट आ जाए, तभी टॉर्क जीरो हो। टॉर्क आप देख रहे हैं क्या निकल रहा है? म्यू क्रॉस बी, यानी कि अगर इसका मैग्नीट्यूड रखिएगा तो म्यू बी साइन थीटा, क्या होगा? म्यू बी साइन थीटा। तो ये टॉर्क करेगा क्या? इसे घुमा करके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल करने का कोशिश करेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक बात लिख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हैव ए टेंडेंसी टू अलाइन द डाइपोल पैरेलल टू इटसेल्फ। मैग्नेटिक फील्ड have a tendency to align the dipole parallel to itself। डाइपोल का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही टेंडेंसी था, सेम टेंडेंसी मैग्नेटिक फील्ड का भी। यदि समझ गए आप लोग तो एक बात बताइए, पूछता हूं एक एग्जांपल। यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में और एक कॉइल रख दिए हैं जिससे करंट इधर इनवर्ट इधर आउटवर्ड एक्स जेड प्लेन। इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? मैग्नेटिक मोमेंट जे कैप, बिल्कुल सही। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। टॉर्क कितना लग रहा है? मैक्सिमम। तो इसको घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा? घुमाएगा। एम क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क माइनस आई का, इसको घुमाने का कोशिश किया जाएगा और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाएगा, यानी कि ये कॉइल है आपका, ये कॉइल है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इट विल टर्न लाइक दिस, तभी तो एक्सिस इधर होगा। तो इट विल टर्न लाइक दिस। जब ये ऐसे टर्न होगा तो फाइनल सिचुएशन इसका क्या होगा? दिस विल बी इन फाइनल सिचुएशन। और इस हालत में टॉर्क इस पर क्या होगा? जीरो। बात समझ में आ गई? एम का डायरेक्शन निकाल लिए जे का,
M का डायरेक्शन, J का मैग्नेटिक फील्ड X डायरेक्शन। ये क्रॉस प्रोडक्ट किधर आ गया, माइनस के। माइनस के कहने का मतलब है कॉइल जो है इस पैटर्न पर घूमेगा, ऐसे घुमाइए माइनस। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का टेंडेंसी क्या है, इसे तब तक घुमाएगा ऐसे ऐसे कर, ये कर दिए। उसके बाद टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। अभी आप उसको कैसे भी रखो, ये ऐसा ही हो जाना। इस हालत में अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। और इस हालत में बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस म्यू होगी। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। हर ऑब्जेक्ट हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आने का कोशिश करता है, ये भी आ जाएगा। यदि कॉपी हो गया तो बताइए। ये सिचुएशन समझ में आ गया आपको कि जो भी टॉर्क लगते हैं वह डाइपोल को घुमा करके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल करना चाहते हैं। याद रखेंगे म्यू वेक्टर को बी के पैरेलल होना है, इसे होना है म्यू वेक्टर को बी के पैरेलल होना है। ये एकदम पक्की बात आ गया समझ में। तो चलिए हम लोग थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। करें, ब्लर हो रहा है तो रुक जाइए 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर होगा 28। जब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, सीआरक्यू का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोल रहा बेटा, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस। एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दिया गया 2 सेंटीमीटर।
has 500 turns, carries a current of, और उससे जाने वाला जो करंट है वो 1 एम्पियर. Its axis make an angle theta equal to 30 degree with uniform magnetic field of magnitude 0.40 Tesla. Find magnetic moment acting on the coil. मैग्नेटिक मोमेंट टॉर्क पूछ रहा है. टॉर्क के लिए आप क्या फार्मूला जानते हैं? म्यू क्रॉस बी. मैग्नीट्यूड पूछा है. दैट विल बी म्यू बी साइन थीटा. म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन आई ए. और एरिया के लिए हम लोग लिख सकते हैं, सर्कुलर कॉइल है तो पाई आर स्क्वायर. ये मैग्नीट्यूड हो गया. अब इसमें वैल्यूज पुट कर देना है बस. अगर वैल्यू पुट करने पर आता है, एन की वैल्यू 500, करंट 1 एम्पियर, पाई पाई रहने दीजिए, रेडियस 2 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला और साइन 30 डिग्री, दैट विल बी 1/2. 5 to the 10 हो जाए. ये कितना हो गया? 1000. और ये कितना हो गया? -4.1 बन गया. This is the magnitude of torque. मैग्नेटिक फील्ड का पैकेज स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग. ये जो मैग्नीट्यूड है, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. सर्कुलर कॉइल कह रहा है. क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है सर्कुलर कॉइल है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एरिया को आपने क्या लिख दिया? म्यू को क्या लिख दिया आपने? म्यू का फार्मूला होता है एन आई ए. यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो म्यू बी साइन थीटा, बी बी रहने दी. म्यू हटा के लिखा गया एन आई. अब एरिया हटा के लिखा गया पाई आर स्क्वायर. बाकी चीजें कॉपी की हुई. हाँ, ये टॉर्क का मॉडुलस है. यदि क्लियर हो गया है तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में. अगला क्वेश्चन देख लीजिए.
that is 29. क्या डायरेक्शन है करंट का, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है करंट का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड इधर दी हुई, मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, इसमें कोई शक। सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस आर मास m कैरीज करंट I, ये वैल्यू हो जाएगी I पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मानने को तैयार है। यहाँ तक यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है सभी बच्चों, बहुत बड़ी। There is a horizontal magnetic field B. How large current can I be before one edge of the loop will lift off? समझिए कि जब ये टॉर्क लगेगा, ये कॉइल ऐसे, इसे क्या करने का कोशिश करेगा, ऐसे घुमाने का कोशिश करेगा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए इसे उठना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट ए पर, ध्यान दें, ये दूरी हो जाएगी रेडियस वेक्टर, नीचे की तरफ mg, और अगर इसे उठना है तो इस पॉइंट के अबाउट लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ये के अबाउट। तो हम लोग कहते हैं कि भाई उठने के जस्ट पहले एकदम टेंड, बस टेंड कर रहा है उठने के लिए, उठा नहीं है, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। बात हो रही है जस्ट बिफोर लिफ्ट ऑफ। इसको उठने के जस्ट पहले ही जितने भी टॉर्क होंगे ए पॉइंट के अबाउट सबका सम 0 होना चाहिए, तभी यह हो सके। एक तो टॉर्क मिल गया आर एम जी, ये आर एम जी डायरेक्शन के का, ये आई पाई आर स्क्वायर म्यू इंटू बी डायरेक्शन माइनस के का। करंट आई की वैल्यू निकल गई एम जी बाई यदि सरफेस रफ है, फ्रिक्शन भी इसी पॉइंट से पास करेगा, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का टॉर्क 0 हो जाएगा। फ्रिक्शन भी जो दिखाएंगे वो इसी पॉइंट से पास करेगा ना, तो नॉर्मल का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क दोनों 0 हो जाएगा। समझ गए इस बात को? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, वेरी गुड। अब कोई पूछ रहा है 0 कैसे होगा, बताइए। ये पॉइंट अगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। अभी यदि R 0 हो जाए तो
टॉर्क तो जीरो हो ही जाएगा ना, इतना तो जरूर पढ़े होंगे। अब जब ए से ही पास कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, जीरो। फिर से आप लोग याद कीजिए, डायग्राम बना के पढ़ाया गया होगा। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगा कि इसका पोजीशन वेक्टर आर, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, दैट इज आर क्रॉस एफ। यदि आर जीरो हो जाए तो टॉर्क तो जीरो हो ही जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है फ्रिक्शन और नॉर्मल एक ही पॉइंट ए से पास कर रहे हैं, तो उनका आर जो है वो जीरो हो गया, तो इस वजह से टॉर्क हो गया जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया बात। हाँ, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं सेकंड टॉर्क कैसे लगा। ये म्यू और बी को देख करके म्यू क्रॉस बी, ये म्यू का डायरेक्शन जे का और मैग्नेटिक फील्ड एक्स का, तो म्यू क्रॉस बी दिस इज ओके। और ये टॉर्क, ये रेडियस वेक्टर आर, आर क्रॉस एम जी। ठीक है, हर एक टॉर्क आर क्रॉस एफ से नहीं निकलता है। ये जो फोर्स वोर्स वाले टॉर्क है वो आर क्रॉस एफ से, कॉइल के कारण जो हो गया दैट इज एम क्रॉस बी या म्यू क्रॉस बी। म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस ढंग से गया म्यू और ये बी, और यहाँ पर फर्स्ट टॉर्क का बात कर रहे हैं ए, तो ये आर वेक्टर, ये एम जी, ये आउटवर्ड। ओके, मुझे लगता है ये कंफ्यूजन अब खत्म हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, यहाँ भी टॉर्क आप ऐसे ही निकालते, ये आर और ये एफ बाहर की तरफ। ये जो पॉइंट है मेरा, ये ए हो गया, ए या आर एफ, यहाँ तो ठीक हो गया, याद आ जाइए। और इसके लिए म्यू क्रॉस बी अभी पढ़ा है, तो दोनों को आप एक ढंग से क्रॉस प्रोडक्ट में कर सकते हैं। पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लग रहा है उसके लिए पोजीशन वेक्टर की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट की जरूरत है, तो म्यू क्रॉस बी से निकल। आई होप अब समझ आ गया होगा। चलिए, तो इसे हटा दूं बच्चों, किसी को कुछ पूछना है तो फिर पूछ लीजिए, बता देंगे। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे यूज करना है, उस फॉर्मूले में कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, इस बात को समझने के लिए बेसिक। तो यहां पर हम लोग एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? आंसर है नॉन कंजर्वेटिव। अब यदि यह नॉन कंजर्वेटिव है तो हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम तो लगा सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन टोटल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, ये हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन वर्क काइनेटिक एनर्जी वो हर जगह लगता है, वो लगा सकते हैं, तो ध्यान देंगे हम इस बात को। अब इसमें सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें टोटल एनर्जी इनिशियल और टोटल एनर्जी फाइनल भी लगा सके? तो जवाब है हाँ। जब आप कॉइल जो भी लिए हैं या क्लोज लूप जो भी लिए हैं, उसके अंदर से कोई करंट कैरिंग वायर उसे पेनिट्रेट करके नहीं जाना चाहिए। यदि नहीं जा रहा है तब तो आप लगा सकते, क्योंकि बी डॉट डीएल जीरो हो जाएगा एम्पियर लॉ के हिसाब से, तो फिर वो कंजर्वेटिव वाली सिचुएशन हो जाएगी, वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि क्लोज्ड कॉइल से कोई करंट नहीं पास कर पेनिट्रेट कर रहा है तो बी डॉट डीएल जीरो है, एम्पियर लॉ के हिसाब से आई पेनिट्रेट जीरो तो बी डॉट डीएल जीरो। और जब बी डॉट डीएल जीरो हो गया तो ये कंजर्वेटिव वाली सिचुएशन हो गई, जैसे ई डॉट डीएल जीरो होता है, वहां आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हो। तो अगर ऐसा सिचुएशन मिलता है तो यहां भी लगा सकते हो।
समझ गया बात को? बोर्ड ठीक दिख रहा है आप लोगों को? कुछ बच्चों को कहना ब्लर है, 1 मिनट रुक जाइए। सभी को ब्लर दिख रहा है या कुछ लोगों को ही दिख रहा है ब्लर है? रुक जाते हैं 2 मिनट। मैं केवल जब तक डायग्राम क्वेश्चन नंबर लिखूं, कुछ लोग क्लियर है भी लिख रहे हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ। क्लियर होगा बोर्ड तो बताइएगा बच्चों। यदि बोर्ड क्लियर हो गया है तो बताइए। क्लियर है? चलिए, यहाँ क्वेश्चन में जरा व्हाट इज वर्क डन इन ट्रांसफरिंग वायर फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। बोलेंगे वायर 1 को 1 से 2 में ले जाने में क्या वर्क करना पड़ेगा? तो कोई पोटेंशियल एनर्जी चेंज होनी चाहिए तभी वर्क होगा। यदि कोई चेंज नहीं हो रहा है तब तो कोई वर्क नहीं होगा। अब पूछ सकते हैं वो कैसे चेंज हुआ। अगर इस करंट कैरिंग वायर को देखते हैं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहे हैं, और जब यह पोजीशन 2 में आ जाएगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ आने लगेगी। तो हम लोग पहले इनिशियल सिचुएशन में देखते हैं, और इसके कारण एक्स डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई एक्स ही होगी। ये मानने को तैयार है। डायरेक्शन किधर होगा? इनवर्ड। यहाँ के से कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इसको म्यू नॉट बाई 2 पाई लिखिए। कोई दिक्कत? ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर 1 के कारण आया है, और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसे हम मान सकते हैं ये बहुत ढेर सारा छोटा छोटा कॉइल है, क्योंकि जो आप फार्मूला लिखे हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो नॉन यूनिफॉर्म। तो अब छोटा कॉइल मानते हैं तो देखिए इससे करंट ऐसे आ जाएगा। इस वाले कॉइल से करंट देखते हैं, ये बीच में कैंसिल हो गया। तो यहाँ करंट, ये करंट, ये करंट, ये बीच में फिर कैंसिल, ये करंट, ये करंट, ये फिर इधर बीच में फिर कैंसिल। इसका बनाते हैं तो फिर ये बीच में कैंसिल। ये जो बड़ा सा कॉइल है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज ए ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल। हम लोग यहाँ पर मानेंगे रेक्टेंगुलर कॉइल कैन बी कंसीडर्ड एज combination of
combination of large number of small coil. एक स्मॉल कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, डी म्यू, दैट विल बी, इसका ये लेंथ आप dx मान लीजिए, इसका जो एरिया आएगा, ये साइड भी अपने को पता होना चाहिए, अवश्य दिया गया हो, L, ये साइड की लंबाई L दी गई, इतने पार्ट का एरिया हो जाएगा L dx, करंट I2 इंटू L dx, डायरेक्शन किधर लिखेंगे, आउटवर्ड। आई होप ये बात समझ आ गई होगी, यहां तक किसी को पूछना है तो बोलिए। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कंक्लूड कर लिए यहाँ पर। कॉपी हो गया है तो बताइए। कॉपी नहीं हुआ, ये समझ में तो आ गया हो। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी को du लिख सकते हैं, दैट विल बी म्यू डॉट बी, मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहाँ डी म्यू की वैल्यू I2 L dx, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x, और यहाँ पर नेगेटिव। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और इधर इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई, यहाँ आ जाएगा dx अपॉन x, a से b। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई, माइनस साइन भी रहेगा, अब जब वायर को इधर इस पोजीशन में ले आते हैं, इस जगह पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, b dash, that will be mu naught by 2 pi I1 by x, and this time direction is a cap, ये दूरी हुई a दी हुई। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में चेंज क्या हुआ, केवल डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो डायरेक्शन चेंज होने से ये जो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आ रही थी वो पॉजिटिव आ जाएगी। यदि यहां तक लिख लिए हैं, ये थियरी वाला पार्ट मिटा दें,
नहीं लिखे, लिखिए पहले। लिख लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, U माइनस एम बी होता है। यहाँ माइनस लिखेंगे तो ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का म्यू डॉट बी, उसमें बी यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं इस वायर ने जो बी प्रोड्यूस किया है वो एक्स का फंक्शन है। यदि यहाँ पर देखेंगे तो एक्स की वैल्यू ए और यहाँ पर देखेंगे तो एक्स की वैल्यू बी। एक्स की हर एक वैल्यू के लिए मेरी बी की वैल्यू चेंज हो रही है। और जो पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ बी मेरा यूनिफॉर्म है, तो इसलिए अपने को इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मानना पड़ेगा कि एक कॉम्बिनेशन है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कॉइल, और इसकी थिकनेस dx है बहुत छोटी, ताकि इस dx थिकनेस में इस b को यूनिफॉर्म कंसीडर किया जा सके। इसीलिए एक बड़े रेक्टेंगुलर कॉइल को कॉम्बिनेशन मान लिया गया लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगुलर कॉइल। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड इस ढंग का वेरिएबल दिया रहता है तो फिर आपको ऐसे काम करना चाहिए। आई होप ये समझ आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग पूछ लीजिए। नहीं है, क्लियर हो गया भाई? क्यों स्मॉल कॉइल लिए? अब मैं ये ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूं, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सेम सिचुएशन फिर से रिपीट होगी क्योंकि वायर जो है टू वो इधर आ गया। अब जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पहले इनवर्ड थी वही मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगी। मान गए इस बात? इस बार हम लोग फिर से पूरा कैलकुलेट कर भी सकते हैं, चाहे तो सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं। तो हम लोग सिमिलरली करके लिख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इन फाइनल सिचुएशन विल बी माइनस म्यू नॉट I1 I2 into L by 2 pi log V by A। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। व्हाट इज वर्क डन इन ट्रांसफरिंग वायर फ्रॉम हियर टू हियर।